औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक मैंने तारीख़ तिब में लिया हूँ वो है CCRUM, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। सबसे पहले कि ये काउंसिलें जो बनाई गई, क्यों बनाई गई, इनका तारुफ लिखना है। दूसरी चीज़ कि इन्होंने इनके ज़िम्मे क्या क्या काम थे और बॉडी के अंदर कितने मेम्ब्रान थे, ये सब लिखना होता है। फिर इनके इदारे कहाँ कहाँ मौजूद है, ये सब चीज़ों के बारे में जो है जानकारी लिखनी होती है। सबसे पहले कि CCRUM, इसके तारुफ की बात की जाए तो मुल्क की आज़ादी के बाद ये हुआ कि जितनी भी आयुष की जो मेडिसिन थी, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इनको आयुष कहा जाता है। बाद में जाकर ये आयुष अलग अलग डिपार्टमेंट में बढ़ गया। फिर बाद में जाकर इसको एक कट्टा जो है लाया गया, जिसको NCISM का नाम दिया गया। ये अलग अलग शोबे के ज़रिए अलग अलग तकसीम हुई है। पहले CCIM वगैरह से इनेकाद हुआ। इस तरीके से कि CCRUM के अंदर सबसे पहले तारुफ कि मुल्क की आज़ादी के बाद लोगों ने ये सोचा, जो डॉक्टर थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना जो है हम हमारी जो तहकीक है, हमारी रिसर्च है, वो हमारी अपनी पैथी के अंदर क्यों ना करें। तो उन्होंने जब सोचा कि आयुर्वेदिक वालों ने सोचा कि हम आयुर्वेदिक को जो है बढ़ाने के लिए ध्यान देंगे, योगा वालों ने सोचा, यूनानी वालों ने अपने नज़रिए से सोचा, सिद्धा वालों ने और होम्योपैथी वालों ने। इसी तरीके से इसकी तरक्की के ऊपर इन लोगों ने ध्यान दिया। फिर आखिर में जाकर 1969 के अंदर ये हुआ कि एक काउंसिल बनाई गई। काउंसिल में 1969 के अंदर ये हुआ कि एक काउंसिल बनाई गई। काउंसिल में 1969 में CCRIMH करके काउंसिल बनाई गई, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। सबसे पहले जो है CCRUM डायरेक्टली नहीं बना, बल्कि सबसे पहली जो काउंसिल बनाई गई, जो मीटिंग बुलाई गई, उसमें CCRIMH बना, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। इसके अंदर क्या होता था कि जो भी तरीका इलाज, वो तहकीक का काम था, वो इसके अंडर होता था। इसको सामने रख कर जो है वो इलाज किया करते थे, तहकीक किया करते थे और वो चीज़ों को जाना करते थे। फिर ये हुआ कि 1978 के अंदर, 1978 तक के जो है CCRIMH का जो है सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा। उसी के अंडर सब ने काम किया। आयुष के जितने भी थे, होम्योपैथी हो गया, योगा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, जितने भी शोबे थे, सब ने CCRIMH के अंडर जो है काम किया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1969 तक सारी पैथी, आयुष का जो डिपार्टमेंट था, उन्होंने किसके अंडर काम किया। तो वो काम करने वाले जो है CCRIMH के अंडर उन्होंने काम किया। इसके बाद 1979 के अंदर जो है CCRIMH ने जो है 4 काउंसिल जो है इनमें से वजूद में आई, सबको अलग अलग बांट दिया गया। फिर रजिस्ट्रेशन जो है इसका, किसका, CCRIMH को जो है एक रजिस्ट्रेशन लिया गया 30 मार्च 1978 को, जिसको एक्ट XXI ऑफ 1860 कहा जाता है। यानी एक्ट 21 करके आएगा इसका, ये रोमन अदद है। XXI ये रोमन अदद में जाना जाता है। एक्ट 1860 के अंदर। इसी के बाद क्या हुआ कि फिर ये एक्ट के रजिस्ट्रेशन किया गया कि यूनानी वालों ने अपना एक अलग से रजिस्ट्रेशन लिया। और उस रजिस्ट्रेशन कब हुआ, 1979 को जो है CCRUM का क़याम अमल में आया। यानी CCRUM, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन यूनानी मेडिसिन जो है, इसका क़याम अमल में आया, इनेकाद हुआ, इसकी शुरुआत हुई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1979 के अंदर जो है किसका इनेकाद हुआ। तो CCRUM का इनेकाद 1979 में हुआ, इसका क़याम 1979 में आया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिख कर रख लीजिए। जब भी CCRUM बना तो उसके बाद जो है ये हुआ कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जो है एक कमेटी बनाई जाती है। इसी तरीके से CCRUM को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक बॉडी बनाई गई, जिसके अंदर ये हुआ कि सबको मीटिंग करके बुलाया गया। बुलाने के बाद ये हुआ कि जिस तरीके से एक मुल्क को चलाने के लिए सबसे पहले जो है कि एक प्रधानमंत्री होता है, उसके बाद जो है स्टेट के CM होते हैं,
फिर मेंबर होते हैं, फिर मेंबर के जो है चेले होते हैं। इस तरीके से इस CCRUM को भी चलाने के लिए एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई, जिसके अंदर सदर, एक नायब सदर, एक ऑफिशियल मेम्बरान और एक नॉन ऑफिशियल मेम्बरान को जो है सिलेक्ट किया गया। सदर के तौर पर हुकूमत हिंद का जो है एक नुमाइंदा चुना जाता था, जो इसका सदर, गवर्निंग बॉडी का जो है सदर माना जाता था, CCRUM का जो है सदर माना जाता था। और उसी के फ़ैसले के मुताबिक जो है ये बॉडी अपना काम अंजाम देती थी, उसी के अंडर रहकर ये पूरा काम करती थी। और वो जो है फ़लाह व बहबूद, यानी जो भी लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए और इस जो है तिब को आगे बढ़ाने के लिए काम किया करता था। उसके बाद कि नायब सदर सदर के अंडर रहता था और जो है यूनानी का वो माहिर हुआ करता था, यानी यूनानी के शोबे के अंदर वो महारत रखता था। ये नहीं कि किसी को भी उठाकर जो है नायब सदर का जो है दे दिया जाए। उसको जो है इन्हें का ये हुआ कि किसी को भी नायब सदर बनाने के पहले उसको यूनानी के अंदर महारत होना ज़रूरी है। जिस तरीके से किसी भी कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल बनने के लिए मौलियात के अंदर आपको जो है कम से कम MD करना ज़रूरी है या PhD आपका होना ज़रूरी है, इसी तरीके से इसका नायब सदर बनने के लिए भी यूनानी के अंदर महारत रखना ज़रूरी है। इसके बाद ये हुआ कि ऑफिशियल मेम्बरान जो है इसके बनाए गए, जो आयुष के डिपार्टमेंट, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इसके जो है मेम्बरान लिए जाते थे, ऑफिशियल मेम्बरान जिनको कहा जाता है। उनके बाद के नॉन ऑफिशियल मेम्बरान के अंदर 5 माहिर तिब्ब यूनानी लिए जाते थे, 5 ऐसे लोग डॉक्टर लिए जाते थे जो यूनानी के अच्छे जानने वाले हो। उनके बाद 3 साइंसदा लिए जाते थे। फिर साइंसदा के अंदर कौन कौन से कि फार्माकोलॉजी के जानने वाले, यानी जो भी अगर दवाई बन रही है उसके ऊपर जो है कि उसके अंदर कोई केमिकल इंग्रेडिएंट नहीं है, इस तरीके से जो है उसकी जांच वगैरह करने के लिए लोग लिए जाते थे। इसके बाद ये हुआ कि काउंसिल के जो दफ्तर है, तहकीकी इदारे जो रिसर्च करते थे, तो वो कहाँ पर बनाए गए, हेड ऑफिस कहाँ पर बनाए गए तहकीक के, रिसर्च के रिसर्च उनके ऊपर की जाए। तो सबसे पहले कि एक जो है जनकपुर करके नई दिल्ली का एक एरिया है जहाँ पर CRIUM बनाई गई। CRIUM जो है जंगपुर नई दिल्ली के अंदर इनेकाद हुआ। इसी के बाद सदर दफ्तर जो है 3 जगह पर बनाया गया, दूसरा जो है हैदराबाद में बनाया गया और तीसरा लखनऊ में बनाया गया। इसी के बाद फिर ये हुआ कि RRUM का इनेकाद, यानी RRIUM है क्या, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। इसके जो है 8 जगह पर इसको डिवाइड किया गया, 8 जगह पर इसके शोबे बनाए गए। नई दिल्ली के अंदर एक, फिर चेन्नई जो कि तमिलनाडु का इलाका है, फिर भद्रक जो उड़ीसा का इलाका है, इसको एक अलग दिया गया। फिर पटना जो बिहार का इलाका है, अलीगढ़ यूपी का, मुंबई के अंदर जो गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज है उसको दिया गया जो कि महाराष्ट्र से हैं। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर का है, श्रीनगर, उसको एक दिया गया। और कोलकाता के बंगाल को जो है RRIUM रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो है ये डिवाइड किया गया, इन हिस्सों को जो है इनको दिया गया। इसके बाद फिर देखते हैं कि इन्होंने बॉडी के अंदर कौन सी कॉलेजेस को क्या जो है दिया है, किस मकाम पर रखा है। फिर क्लिनिकल रिसर्च, यानी किसी भी दवाई के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी मर्ज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के कोई भी मर्ज़ अगर हो रहा है तो उसके ऊपर रिसर्च करना कि कॉजेज़ क्या है, सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या देंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट खोजेंगे। इसके इलाज के लिए जो रिसर्च की जाती है, क्लिनिकल रिसर्च जो होती है, वो 7 जगह पर जो है इन्होंने तकसीम किया, 7 जगह को जो है क्लिनिकल रिसर्च दी। एक इलाहाबाद जो कि यूपी में है, एक बेंगलोर जो NIUM कॉलेज है बेंगलोर का, वहाँ पर भी क्लिनिकल रिसर्च होती है। मैंने अपनी आँखों से वहाँ के डॉक्टरों से और वहाँ के असातिज़ा से मैं मिला हूँ। डॉक्टर अब्दुल वदूद सर जो है वहाँ के फ़िलहाल जो है सबसे ज़्यादा अहमियत जिनको हासिल है वो डॉक्टर अब्दुल वदूद सर को है। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे लेक्चरार हैं वहाँ पर, मेरे ख़ुद के उस्ताद भी हैं वहाँ पर, जो पैथोलॉजी के HOD है। डॉक्टर आबिद अली अंसारी सर जो है मेरे लेक्चरर है, जिन्होंने मुझे उमूर तबैया पढ़ाया है और वो माहियतुल अमराज़ पैथोलॉजी के जो है लेक्चरर है। इसी के ताल्लुक़ से कि बेंगलोर के अंदर
रिसर्च होती है, क्लिनिकल रिसर्च होती है। इसके बाद मेरठ, भोपाल एमपी के अंदर पड़ता है। इडातला जो केरला के अंदर है। बुरहानपुर जो है ये एमपी के अंदर पड़ता है, लेकिन बुरहानपुर की अब के वक्त में जो है कॉलेज की हालत बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है असातिज़ा जो है उस एतबार से नहीं रहे हैं जैसे कि पुराने वक्त में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर और बहुत अच्छे वहाँ के माहिरीन थे, जिनके अंदर मैं 2-3 डॉक्टरों को जानता हूँ। अभी फ़िलहाल तो वहाँ पर जो है डॉक्टर फ़रीद काजी सर है, जिनसे बहुत अच्छा जो है मेरा रिलेशन रहा है। लेकिन डॉक्टर फ़रीद काजी की सिर्फ अकेले की मेहनत से जो है कोई भी कॉलेज जो है रिसर्च को और तहकीक को और उसके ऊपर हर चीज़ को स्टूडेंट को नहीं सिखा सकता है। कुछ असातिज़ा अभी हैं मौजूद, इसलिए वो कॉलेज टिका हुआ है। इसके अलावा करीमगंज का जो कॉलेज है, करीमगंज है, आसाम के अंदर ये इलाका है। इसके बाद के ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट्स करके इन्होंने फिर तकसीम किया गया। ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट्स के अंदर नई दिल्ली को दिया गया, चेन्नई को दिया गया, बेंगलोर को और लखनऊ को दिया गया। इसके बाद कि यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ें नहीं रखी, बल्कि सेंट्रल रिसर्च करके दिया। सेंट्रल रिसर्च के अंदर इंस्टीट्यूट हैदराबाद, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट श्रीनगर और सेंट्रल रिसर्च अलीगढ़, एमयू का जो कॉलेज है, इनको जो है इन्होंने रिसर्च के अंदर रखा। जिस तरीके से ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन की रिसर्च के अंदर इन कॉलेजेस को भी इन्होंने शुमार किया। काउंसिल के तहकीकी प्रोग्राम जो कराते हैं तहकीक के ताल्लुक़ से, क्या क्या इन्होंने तहकीकें की। सबसे पहले कि क्लिनिकल रिसर्च, हमने देखा कि क्लिनिकल इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाए। क्लिनिकल इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च के अंदर इन्होंने तहकीक की, वो कहाँ कहाँ ईजाद किए, कहाँ कहाँ बनाए, हमने सब देखा कि बेंगलोर वगैरह के अंदर इन्होंने बनाए। इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च मौलियाती तहकीक के अंदर ये होता था कि ये जो है मर्ज़ के इलाज को, जो मर्ज़ जो है दिक्कत देने वाले हैं, जो मर्ज़ के ऊपर तहकीक नहीं हुई थी, उनके इलाज को इन्होंने बहुत गौर व फिक्र की। और आज भी जो है क्लिनिकल रिसर्च के अंदर मेरा जहाँ तक नॉलेज है कि हैदराबाद का जो इदारा है क्लिनिकल रिसर्च के अंदर, जो हैदराबाद के इदारा है, वहाँ पर सबसे अच्छी, अगर हिंदुस्तान के अंदर मैं ये कहूँ कि सबसे अच्छी अगर बर्स की विटिलिगो की अगर कहीं से ट्रीटमेंट मिलता है तो वह हैदराबाद का यूनानी रिसर्च सेंटर है, जहाँ से जो है विटिलिगो का सबसे अच्छा इलाज मिलता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने वहाँ के जो असातिज़ा है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके हाथों में ये शिफा दिया है कि पूरा विटिलिगो के कई पेशेंट जो है ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने 1-1 महीने, 1.5 महीने के अंदर रिज़ल्ट अपनी आँखों से बताया हुआ है। मैं ख़ुद वहाँ के जो है स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में हैं, जिनसे बातचीत होती रहती है, तो लोग बताते हैं कि हमारे कॉलेज में ये रिसर्च हुई। तो ये रिसर्च जो है हैदराबाद के अंदर इसका सबसे अहम किरदार है। दूसरी चीज़ कि अद्वियाती तहकीक, कि अद्विया की खोज करना, अद्विया को बताना, अद्वियात को बताना, फार्माकोलॉजिकल रिसर्च उसको बताना, लोगों के सामने बताना, डिफ़ाइन करना, अपने डॉक्टरों को, अपने स्टूडेंट को, उसके ऊपर देखना कि उसके अंदर क्या कंटेंट पाया जाता है। जिस तरीके से जो है हकीम अजमल ख़ान ने असरोल का बताया, असरोल के फिर नाम जो है नामियाती मुरक्कबात को अजमलेन के नाम से जाना जाता है, फिर उन्होंने उसके ऊपर तहकीक की। तो ये तहकीकें जो होती है ये रिसर्च सेंटर को दिए गए। उसके बाद अदबी तहकीक के लिटरेरी रिसर्च, और चौथा है अद्विया की जाए पैदाइश का मुआयना व काश्त, कि अद्विया की जाए पैदाइश, मकाम पैदाइश कहाँ पर है, कहाँ पर वो पाई जाती है, कहाँ से हम उसकी काश्त कर सकते हैं, काश्त करने के लिए कैसा मौसम होना चाहिए, ये सब रिसर्च की गई। उसके बाद ख़ानदानी मनसूबाबंदी, जिसको जो है ख़ानदानी मनसूबाबंदी जिस तरीके से हो रही है, किस तरीके से जो है पॉपुलेशन को रोकना है, इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च की गई। अब आता है CCRUM का जो है अहम कारगुजारी, कि इन्होंने क्या क्या कारगुजारी अपने वक्त में अंजाम दी। तो मैं बताया हूँ कि बर्स के अंदर सबसे अच्छा ट्रीटमेंट रिसर्च सेंटर के अंदर कहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से वजउल मफासिल, मलेरिया, वर्म जिगर का मुहैया इलाज इन्होंने जो है हुआ शाफ़ी इलाज जो है बताया है, मुहैया किया है, लोगों को इसके तरफ मुतवज्जे किया है, डॉक्टरों को बताया है, और वो इलाज के अंदर अल्लाह ने जो है शिफा दी है। यानी इनकी रिसर्च को अल्लाह ने जो है कामयाबी की तरफ पहुंचाया है। हम जो है यूनानी वाले हैं, हम ये कहकर जो है खामोश ना बैठ जाए कि यूनानी के अंदर जो है ट्रीटमेंट नहीं होता है, बल्कि यूनानी से बेटर मेरे नज़दीक जो है कि कोई इलाज नहीं है।
क्योंकि यूनानी का जो नज़रिया मिलता है जाकर वो हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक जाकर मिलता है। क्योंकि यूनानी का जो इब्तिदा हुई है ये हम पढ़ते हैं कि अस्कली ब्यूस से हुई है, लेकिन असली यूनानी की इब्तिदा जब अल्लाह ने जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा है वहाँ से हुई है। और ये पैथी को मेरा मानना ये है कि यूनानी पैथी को जो है हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किया है, अंजाम दिया है अपनी ज़िंदगी के अंदर, उन्होंने इलाज करने की जो है हिकमत दी है, तो इलाज के ज़रिए ही हर चीज़ है। मैं दूसरी पैथी को गलत नहीं बोलता हूँ, आयुर्वेदिक को, सिद्धा को, होम्योपैथी को, लेकिन असल यूनानी के अंदर हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका भी म्यार ज़हनियत ये बन चुकी है कि यूनानी के अंदर जो है इलाज सही से नहीं होता है और देर लगती है। लेकिन असल ये है कि अल्लाह के नबी के हदीस है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जिस तरीके से तुम्हारी नीयतें होगी अल्लाह की तरफ से फ़ैसले वैसे आएंगे। कई पेशेंट जो है, मैंने ख़ुद ने अल्हम्दुलिल्लाह गैस्ट्राइटिस के पेशेंट, गैस्ट्राइटिस उनको होने के बाद कई दिनों पेंटापेराजोल वगैरह के इंजेक्शन लेने के बाद वो ट्रीट नहीं हुए और अल्लाह ने जो है उनको कुर्स पुदीना माजून मुकव्वी मैदे के अंदर जो है उनको शिफा याब किया है। कई पेशेंट है ऐसे। तो अल्लाह ने जो है यूनानी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है इसके अंदर, लेकिन हमको तहकीक करना है, पढ़ना है, रिसर्च करना है कि क्या चीज़ों के ज़रिए कैसे इलाज किया जाएगा। इसके बाद कि अद्विया की म्यारबंदी, कि अद्विया को डिवाइड करना, कि अद्विया को किस एतबार से रखना है, कौन सी अद्विया कौन से दर्जे की है, ये सब म्यारबंदी की है। इसके बाद कि कई किताबों का जो है तर्जुमा नहीं था, उर्दू तर्जुमा अरबिक के अंदर मौजूद थी, लेकिन इनको फिर उन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर पढ़ाई की, रिसर्च की और उन किताबों को जो है तर्जुमा किया, ट्रांसलेट किया और उसको उर्दू में लाया। और अल्लाह का शुक्र है कि इन इदारों ने, CCRUM ने इतनी मेहनतें की कि आज हमारे तक के जो है यूनानी की कई किताबें अरबी से यूनानी के अंदर उर्दू में आ चुकी है। कई किताबें ऐसी है कि जो उर्दू के अंदर मौजूद है और आज हमारे पास जो है आसानी जो है हिंदुस्तान के अंदर दस्तयाब है। इसके बाद ख़ानदानी मनसूबाबंदी, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, कि बहुत सी चीज़ों को इन्होंने बताया है कि किस तरीके से ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जाए। इसी तरीके से हमको ये पता चलता है कि CCRUM और हुकूमत हिंद जो है कि इन सब तहकीक की बुनियाद पर ये पता चलता है कि CCRUM, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, और हुकूमत हिंद ने जो इसको सपोर्ट किया है, जो इसको बनाने के लिए जो इजाज़त दी है इस काउंसिल को बनाने के लिए, इन सब की वजह से ये पता चलता है कि ये दोनों भी जो है मुबारकबाद की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। यहाँ पर जो है हमारा CCRUM जो है टॉपिक ख़त्म होता है। अहम पॉइंट कि इसकी इब्तिदा कब हुई, ये पॉइंट आपको MCQs के अंदर आ सकता है, तो इसको ज़रूर याद रखिए। इसके अलावा कि जो भी मैंने बताया हूँ रिसर्च वगैरह का, वो याद रखिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।